गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों ये भारतीय इतिहास का। देखिए दोस्तों, इस बुक में टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जो कि दोस्तों अभी तक में हम लोग इस बुक का दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसका चैप्टर टोटल अभी तक दोस्तों हम लोग 50 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं दोस्तों। और ये आज जो दोस्तों हमारा चैप्टर होने वाला फ्रेंड्स, वो है दोस्तों हमारा ये 51 नंबर चैप्टर है दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हमारा चैप्टर है दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया दोस्तों। और इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। और यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया। और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना को रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था फ्रेंड्स। और नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा इसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। और कॉर्नवालिस फ्रेंड्स जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। और इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। और वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। और 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। और डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए थे। और इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली और इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया तथा इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर ले। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। एक देखिए फ्रेंड्स, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। सेकंड था दोस्तों, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया और भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला और रेमजे मैकडॉनल्ड के शब्दों में यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी और एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। और 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी और भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1935 में। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ किया और वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया और वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। और वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन ऑटोनॉमी मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया और गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया।
साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया और इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है और वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। एक हो गया संघात्मक सरकार की स्थापना और सेकंड हो गया केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। थर्ड हो गया प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना और चार हो गया दोस्तों द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवा हो गया दोस्तों प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठा हो गया प्रांतीय विधानमंडल। सातवां हो गया केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। आठवां हो गया फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। और वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की और दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की थी और ब्रिटिश सरकार शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है और आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियाँ कहा है। देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये वर्ष 1977 में पारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों ये 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में सॉल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं को प्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, ईस्वी 1773 ईस्वी में दोस्तों, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये दोस्तों 1773 ईस्वी में। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अधिनियम से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट रेफरेंस, रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1774 ईस्वी में स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था और इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। और 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया तथा 1774 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एमपीएस के मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में
प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा दोस्तों। 1773 अधिनियम द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो एलिजा एम्पे था दोस्तों, एलिजा एम्पे था। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला दोस्तों? तो 1786 ईस्वी के एक्ट के द्वारा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा इसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था दोस्तों? तो दोस्तों ये 1786 के एक्ट के द्वारा दोस्तों, 1786 के एक्ट के द्वारा रद्द करने का पावर मिला था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो इसका सॉल्यूशन सी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया दोस्तों? ये 1813 ईस्वी में दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था दोस्तों? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है दोस्तों? तो सी इसका सही होगा दोस्तों। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था दोस्तों? देखिए दोस्तों, डी नहीं था फ्रेंड्स। गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये दोस्तों नहीं था। बाद में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन ये था। और काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना ये भी था। और सी था दोस्तों, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना था। ए बी सी दोस्तों तीनों सही था। देखिए फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न से किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए।
और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। दोस्तों ये 1853 ईस्वी में दोस्तों सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी और परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। दोस्तों तो चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। दोस्तों तो चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों सोल्यूशन देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया और भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। दोस्तों तो 1922 ईस्वी में। दोस्तों 1922 ईस्वी में। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी और वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों देखिए दोस्तों, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। दोस्तों और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों नियामक अधिनियम 1773 के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 के तहत हुआ था। दोस्तों और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति दोस्तों ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन एक बार, कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया और पीठ का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश बसने तथा कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 और कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया चार्टर अधिनियम 1833। इस प्रकार दोस्तों कथन भी सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम है। सेकंड में है दोस्तों प्रावधान, इसको सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चार्टर 1813 दोस्तों, ये देखिए ये भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों और रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत दोस्तों ये देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये ए का 4 हो गया, बी का 4 हो गया। दोस्तों और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स एक्ट ऑफ 1858। एक्ट ऑफ 1858 में दोस्तों यही था दोस्तों, भारत का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और 4 में दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका दोस्तों देखिए फ्रेंड्स पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा दोस्तों। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। और 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकाल कर सम्राट को सौंप दिया। और इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी दोस्तों? तो ये चार्टर पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों किया गया था। इससे देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, फिर सॉल्यूशन पढ़िए। प्रश्न में चाय व शक्कर के स्थान पर चाय व चीन के साथ वाक्य होता था दोस्तों, विकल्प डी सही होता था। सही बात है दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसी प्रश्न को व्रत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के एकाधिकार को खो दिया दोस्तों, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका 1757 ईस्वी और 1764 के युद्धों क्रमशः प्लासी एवं बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार है दोस्तों। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। और 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम दोस्तों प्रमुख प्रावधान निम्नवत है दोस्तों। इसमें एक हो गया दोस्तों, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना। और सेकंड था दोस्तों, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के प्रबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा दोस्तों। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया दोस्तों। ये दोस्तों 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों किया गया था। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही है? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन 2 नंबर सही होगा दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार में एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गलत है, और 2 सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। इस प्रकार कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये ऑप्शन 2 सही है दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी
परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ही सही होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया दोस्तों। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई दोस्तों? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों का अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। एक दोस्तों, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर में, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की दोस्तों? तो 1892 ईस्वी में दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए दोस्तों? मीडिया को स्पेशली नियंत्रित करने के लिए दोस्तों, इसका देखिए दोस्तों, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 में, फिर 1867 में, 1878 में, फिर 1908 में एक्ट पारित किए गए थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1861 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी और इस आधार पर निकटतम उत्तर यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, क्या चला था दोस्तों? ये दोस्तों 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था दोस्तों। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रेमजे मैकडॉनल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी दोस्तों? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों, भारतीय मिंटो मार्ली सुधार 1909 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 दोस्तों। पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है दोस्तों, ये मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। सोल्यूशन है इसका, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सर लियोनिस कट्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। सोल्यूशन दोस्तों इसका,
सर लियोनिस कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसके द्वारा द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। नेक्स्ट है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों सही होगा। देखिए दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी दोस्तों। देखिए दोस्तों तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड जॉर्ज था दोस्तों। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड जॉर्ज था दोस्तों। सोल्यूशन है इसका वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरची किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी दोस्तों? तो 1919 के अंतर्गत ये लागू की गई थी दोस्तों। 1919 के अंतर्गत लागू की गई थी। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है और भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में वर्ष 1924 से 1926 तक निलंबित रहा दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डाय और की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा प्रांतों में प्रायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे दोस्तों? तो संवैधानिक सुधार से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया दोस्तों? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को दोस्तों केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को दोस्तों स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था दोस्तों ये वर्ष 1919 में आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। सत्य फर्स्ट देखिए दोस्तों यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों। बी देखिए इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था दोस्तों, ये सही है। सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था दोस्तों, ये भी सही है। और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे दोस्तों, ये भी दोस्तों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा सही है फ्रेंड्स? कथन देखिए फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही और कारण दोस्तों सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यारोपित किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए गलत है दोस्तों और डी इसका कारण सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट और कॉपीराइट, मुद्रा संचार, वाणिज्य, पोत परिवहन, नमक और कपास पर उत्पादन शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। राज्य सूची में 50 विषय शामिल थे जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य और सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून और व्यवस्था आदि इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषयों को राज्य के महत्व का घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दे या राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक स्वरूप है। इस तरह कथन ए असत्य है और आर सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथन पढ़िए पहले दोस्तों। कथन है दोस्तों द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था और कारण है दोस्तों प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स ए असत्य, ए
ये और आर दोनों सही है दोस्तों, और सही व्याख्या भी ये कर रहा है। देखिए दोस्तों, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था और प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का यह प्रयत्न किया गया था। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इससे भारतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया और इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था दोस्तों? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल थे। मुख्य तत्वों में क्या क्या शामिल थे? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्ता देना, ये दोनों दोस्तों शामिल था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए और वर्ष 1927 से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया और सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका देखिए दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, उपयुक्त में से कौन से कथन दोस्तों सही है? देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट देखिए कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, सही है दोस्तों। और दो में देखिए, गवर्नर की विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार, निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना है, ये भी दोस्तों सही है। 1 2 सही है दोस्तों। थर्ड देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सोल्यूशन देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन ऑटोनॉमी मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया और साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की दोस्तों प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, दोस्तों ये समाप्त कर दी थी दोस्तों 1935 ईस्वी में, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन हमारा सही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दोस्तों देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, सही है। एक संघीय न्यायालय स्थापना को उपबंध था, ये भी सही है। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन देखिए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। फर्स्ट हो गया संघात्मक सरकार की स्थापना, सेकेंड हो गया केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, थर्ड हो गया प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, और चौथा हो गया द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, और पांचवा हो गया प्रांतीय शासन व्यवस्था, और छठा हो गया प्रांतीय विधानमंडल, सातवां हो गया केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, आठवां हो गया फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। और प्रश्न का तीनों कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित होने से सही
विकल्प होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये वैशिष्ट युक्ति नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। कौन सी मंशा थी फ्रेंड्स? ऑप्शन डी देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधियों सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। और देशी रियासतें भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40%, 260 में से 104 सीटें तथा निचले सदन में 33%, 375 में से 125 सीटें प्रदान की गई थी, जिन्हें इन रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था तथा राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन राष्ट्रीय नेताओं साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका सॉल्यूशन देखिए, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये था 1935 का अधिनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था और इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। सॉल्यूशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ये दोस्तों 1926 और 1945 का दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 तथा वर्ष 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था और ज्ञातव्य है कि 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियाँ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई दोस्तों?
तो ये दोस्तों गवर्नर जनरल को दी गई थी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारत सरकार अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्राप्त थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद और इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसे समाप्त किया गया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यह किसने कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है। मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग को सम्मिलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों इसी से। और भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। भारत सरकार अधिनियम 1919 दोस्तों द्वैध शासन का प्रारंभ। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया था। सोल्यूशन देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई और 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और 1935 के अधिनियम द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियाँ गवर्नर के पास थी। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी शक्तियाँ मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था दोस्तों? डी देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये दोस्तों ऐतिहासिक नहीं था। 1773 था, 1833 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था दोस्तों। ये तीनों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स, और ये चैप्टर भी हमारा दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। अब कल जो दोस्तों हम लोग चैप्टर करेंगे फ्रेंड्स, वो है दोस्तों आधुनिक इतिहास का विविध दोस्तों मिसलेनियस। ये हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट होने को है दोस्तों। कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं दोस्तों, जो कि बहुत जल्द करके इसको दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। सेशन अगर आप लोगों को फ्रेंड्स पसंद आया है दोस्तों, तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।